हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टैक्स पे। जो हमारी सीरीज चल रही है एनालिसिस ऑफ बजट 2021, उसको आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो है हमारा रिलेटिंग टू अमेंडमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो जो रिटर्न ऑफ इनकम को इफेक्ट करते हुए अमेंडमेंट्स आई हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एसेंशली वी विल डिस्कस दिस 4 अमेंडमेंट्स इन दिस वीडियो। पहला ड्यू डेट एक्सटेंड जो की गई है फॉर सम स्पेसिफाइड पर्सनस, 139(4), 139(5) बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न का जो टाइम कम कर दिया। 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न में सीबीडीटी को कुछ पावर दी गई है। 194(p) 2 टीडीएस का सेक्शन है बट इट्स रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ इनकम, तो इसलिए इसको इसी हेड में डिस्कस करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्यू डेट एक्सटेंडेड। इसको समझने के लिए पहले समझते हैं, एक सेक्शन है सेक्शन 5 है, उसे पहले समझते हैं सेक्शन 5 है कहता क्या है, उससे पहले समझते हैं सेक्शन 5 है क्यों आया था। तो एक लॉ है वो कहता है पोर्टुगीज सिविल लॉ, इसको हम सिस्टम ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। एज पर पोर्टुगीज सिविल लॉ, जो भी कपल हैं मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जो है, उनके सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी, चाहे मैरिज से पहले के चाहे मैरिज के बाद के, उन सबको दोनों का उस पर 50-50% राइट होता है। चाहे वो एसेट्स हो चाहे लायबिलिटी हो, चाहे मैरिज से पहले के हो चाहे मैरिज के बाद के हो। तो एज पर पोर्टुगीज सिविल लॉ, जो भी हस्बैंड और वाइफ के इंडिविजुअल पर्सनल एसेट्स और पर्सनल लायबिलिटी हैं आफ्टर मैरिज, उस पे 50-50% राइट होगा हस्बैंड का भी वाइफ का भी। जो एसेट पहले के हैं उस पे इमीडिएटली आफ्टर मैरिज राइट हो जाएगा, और जो एसेट और लायबिलिटी बाद में एक्वायर करोगे या बाद में एज्यूम करोगे उस पर भी 50-50% आपका लायबिलिटी रहेगी। तो मेरे हस्बैंड के और वाइफ के जो इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटी हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और उस पर 50-50% राइट हो जाएगा हस्बैंड का भी और वाइफ का भी। ये पोर्टुगीज सिविल लॉ कहता है, ये वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए आया हुआ है। ये एप्लीकेबल है इन द स्टेट ऑफ गोवा और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड यूटी ऑफ दमन एंड दीव। तो इन 3 जगह ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है। तो ये क्या लॉ है कि जो भी मेरे एसेट्स और लायबिलिटी हैं, मेरे मतलब कपल के, वो सारे हस्बैंड वाइफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली राइट होता है उसका। ठीक है जी। अब इस लॉ के तहत एक जजमेंट आ गई, उसने कहा जो भी आप इनकम कमाएगा हस्बैंड या वाइफ, वो हस्बैंड और वाइफ जो इस लॉ से गवर्न होता है, मतलब जो इन 3 जगह रहता है, या तो गोवा में, दादरा नगर हवेली में, दमन एंड दीव में। तो जो भी इनकम कमाओगे इंडिविजुअल, उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, वो इनकम असेस होगी एज इनकम ऑफ एओपी और इनकम ऑफ बीओआई, ऐसा केस में भी। तो कोर्ट ने कहा कि वो इनकम एओपी और बीओआई की मानी जाएगी, इंडिविजुअल हैंड में टैक्स नहीं होगी, बिकॉज आपका पोर्टुगीज सिविल लॉ कहता है कि वो इनकम कॉमन होती है जिसपे दोनों के राइट होते हैं। अब इससे दिक्कत क्या हुई, जो बेसिक एजम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख रुपए की, वो एक ही बार मिल पाएगी, हस्बैंड वाइफ को दोनों को नहीं मिलेगी, बिकॉज इनकम तो एओपी की या बीओआई के हाथ में टैक्स हो रही है। ऐसे डिडक्शन वगैरह है वो भी सिंगल मिल पाएगी। तो इसके चक्कर में रिप्रेजेंटेशन दी गई गवर्नमेंट को इन लोगों ने, और गवर्नमेंट ने सेक्शन 1994 में सेक्शन रिड्यूस किया, सेक्शन 5A। सेक्शन 5A कहता है कि जो हस्बैंड और वाइफ जो इस लॉ से गवर्न होते हैं, उनकी इनकम कैसे टैक्स होगी, उनकी सारी इनकम हम जोड़ लेंगे और उसको 50-50 डिवाइड कर देंगे हस्बैंड और वाइफ में। उनकी जो भी इनकम है फ्रॉम एनी सोर्स, ऑल इनकम, उनको टोटल कर लो, एग्रीगेट कर लो, और उसको 50-50% हस्बैंड की और वाइफ की में डिवाइड कर दो, और वो उनके इंडिविजुअल हैंड में एसेस होगी। बट इस ऑल इनकम में एक्सेप्ट सैलरी, जो सैलरी इनकम है वो इंडिविजुअल के हैंड में एसेस होती है जो कमा रहा है, प्लस सैलरी जो उसकी अपनी है, प्लस सैलरी जो उसकी अपनी है, इन दोनों में से किसी की भी सैलरी है तो सैलरी के अलावा सारी इनकम आप टोटल कर लो और उसको 50-50% एसेस कर दो हस्बैंड के हाथ में और वाइफ के हाथ में, और जो सैलरी जिसकी एक्चुअल में है वो उसके हाथ में एसेस हो जाएगी। इनको इंडिविजुअली एजम्पशन भी मिलेगी 2.5 लाख रुपए की, और इंडिविजुअली इनको डिडक्शन भी मिलेंगी चैप्टर 6A की, दोनों को, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी।
एग्जामिनेशन में मिल जाएगी 2.5 लाख रुपए की जो एलिजिबल है, प्लस 6A भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कहते हैं सेक्शन 5A। अभी हमने क्यों पढ़ा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं ड्यू डेट जिसमें चेंज आया है। आज के में जो मेरी ड्यू डेट दी हुई है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 139(1) में, वो ये दी हुई है कि कंपनी है या फिर कोई और पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, या फिर पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, मतलब उस फर्म का पार्टनर जिस फर्म के अकाउंट ऑडिट होने हैं। तो फर्म के अकाउंट ऑडिट होने तो फर्म तो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन उसका पार्टनर जो है थर्ड में आ जाएगा। इन तीनों के लिए ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। फिर वो पर्सन जिनको 92E में रिपोर्ट देनी होती है, मतलब जिन पर TP एप्लीकेबल होता है, उसके 30 नवंबर, बाकी सबके लिए 31 जुलाई हमारी ड्यूटी होती है, हमें अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो क्लॉज है इसमें आपकी एक अमेंडमेंट आई है, ये क्या है कि पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, मतलब वो फर्म जिसके अकाउंट ऑडिट होने हैं उसके कोई पार्टनर है तो पार्टनर की ड्यू डेट हो जाती है 31 अक्टूबर। ये क्यों होती है, बिकॉज पार्टनर की इनकम जब भी निकाल पाते हैं जब फर्म ऑडिट हो जाती है, तो इसलिए फर्म के डेट आगे बढ़ा रखी है तो पार्टनर के लिए बढ़ा रखी है। अब ये मानो ऐसा कोई पार्टनर जो सेक्शन 5A में टैक्स होता हो, मतलब वो पार्टनर हस्बैंड या वाइफ जो सेक्शन 5A जिस पे लगता हो, जिस पे पोर्टुगीज सिविल लॉ लगता हो, तो उस पार्टनर के लिए 31 अक्टूबर हो गई, बस उसके स्पाउस के लिए ड्यू डेट अभी भी 31 जुलाई ही है। तो जब तक उस पार्टनर की इनकम नहीं निकलेगी तो सेक्शन 5A में उसकी स्पाउस की इनकम नहीं निकल सकती। क्यों, क्योंकि स्पाउस की इनकम क्या होती है, जो टोटल इनकम है पार्टनर की, हस्बैंड की और वाइफ की दोनों की मिला के उसका 50%। तो अगर एक बंदे की भी इनकम, हस्बैंड या वाइफ जो भी पार्टनर है, मान लो हस्बैंड पार्टनर है, तो अगर हस्बैंड की इनकम सर्टेन नहीं है तो वाइफ की इनकम सर्टेन नहीं हो सकती, बिकॉज वाइफ की इनकम तो उस पर डिपेंडेंट है। पहले दोनों की इंडिविजुअल इनकम निकलेगी, टोटल होगा उसका 50% ही तो होगी वाइफ की इनकम। तो ये लकूना था जो उन्होंने सॉल्व कर दिया, उन्होंने कह दिया पार्टनर ऑफ फर्म एंड हिज और हर स्पाउस इफ दे आर गवर्न बाय सेक्शन 5A। अगर उन पर 5A लगता है तो पार्टनर की ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी, अब स्पाउस की ड्यू डेट भी रिटर्न भरने की 31 अक्टूबर आ गई। ठीक है जी, ठीक है सर, छोटा सा चेंज है। एक छोटा सा चेंज यहाँ पे आया है, अगर फर्म है जिस पे TP लगता है तो उसकी ड्यू डेट तो 30 नवंबर है, बट अब उसमें उनके पार्टनर की ड्यू डेट भी 30 नवंबर आ गई, पार्टनर ऑफ दिस फर्म। बट जिस फर्म पे TP लगता है उसकी उस फर्म की ड्यू डेट 30 नवंबर पहले से भी थी, वो उसके पार्टनर की ड्यू डेट 30 नवंबर नहीं दी हुई थी, अब उसके पार्टनर को भी कवर कर लिया। ठीक है जी, ये हमारी अमेंडमेंट है सबसे पहली जो 139(1) के एक्सप्लेनेशन में आई है ड्यू डेट को एक्सटेंड करते हुए। सेकेंड अमेंडमेंट है मेरी 139(4) जो कि है बिलेटेड रिटर्न का, अगर मैं ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं कर पाता। 139(5) जो कि है रिवाइज रिटर्न का। पहले में बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न की टाइम था अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर मैं AY 21-22 की बात करूं तो मेरा बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न कब तक हो सकती थी, 31 मार्च 22। ये आउटर लिमिट थी, ये लास्ट टाइम था, इस तक हो सकती थी। इस बजट में क्या हुआ, उन्होंने कहा ड्यू टू टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हम इस डेट को शिफ्ट करते हैं 3 महीने पहले, मतलब 31 दिसंबर। इसका मतलब अब आप बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न कर सकते हो एंड ऑफ असेसमेंट ईयर नहीं, 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, या फिर इसको कह सकते हैं हम 3 मंथ बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, 3 मंथ प्रायर टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। आपका जो नॉर्मल रिटर्न है TP के केस में वो नवंबर में है और बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न दिसंबर में है। एक्चुअली होता क्या है ना, रिवाइज रिटर्न में क्या होता है, नॉर्मली अगर आपका 26 AS कुछ रिवाइज हो गया हो तो वो सब हम उसको ना इंकलकेट कर लेते हैं रिवाइज रिटर्न में। नहीं, अब टाइम इतना कम हो गया कि उसमें नॉर्मली चेंज होगा नहीं ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न में, तो अभी फॉर्मेलिटी सी ही रह गई है। फर्दर ये लोग जो हैं 234F को कॉन्सिक्वेंटली अमेंड करना भूल गए, वो अभी भी कह रहे हैं दिसंबर के बाद पेनल्टी लगेगी, जबकि दिसंबर के बाद तो रिटर्न ही फाइल नहीं कर सकते। आई थिंक वो सब्सिक्वेंटली कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी अमेंडमेंट थी 139(4) 139(5) में। आपका टाइम लिमिट अब
1 साल से कम होके 9 महीने रह गया है। प्रैक्टिकली ये आपको बड़ा इम्पैक्ट करेगा। 139 किस चीज़ का है? मेरा 139 है डिफेक्टिव रिटर्न का। 139 कहता है कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है आपकी रिटर्न जो आपने फाइल किया वो डिफेक्टिव है, तो वो आपको नोटिस देगा डिफेक्ट का, और उसके विद इन 15 डेज आपको डिफेक्ट रेक्टिफाई करना है। अगर 15 डेज में डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं करते तो ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की, नो रिटर्न। अब लेटली हुआ क्या, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मेजॉरिटी में काफ़ी रिटर्न 139 में डिफेक्टिव मानी गई फॉर सम ऑफ द अदर रीज़न। मे बी बिकॉज फॉरेन कंपनी के रिटर्न है और आपने P&L और बैलेंस शीट नहीं भरा, इवन उसकी पी भी नहीं है इंडिया में, तो उन्होंने कह दिया डिफेक्टिव है बिकॉज अपना बैलेंस शीट P&L भरा नहीं हुआ। या फिर टैक्स ऑडिट आपने करवाया है, उसकी डेट भी दी हुई है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, लेकिन फिर भी उसको आपने डिफेक्ट रेज कर दिया कि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है बट टैक्स ऑडिट नहीं है। तो ये टेक्निकल एरर्स थी कुछ जो डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए थी, बट CPC से ये डिफेक्टिव नोटिस आए और हम सबको काफ़ी परेशान हुआ, CA को SSC को काफ़ी परेशानी हुई। बट आज के में CBDT के पास कोई पावर नहीं थी, बहुत रिप्रेजेंटेशन आती थी, बस CBDT के पास कोई पावर नहीं थी कि वो इसको कैसे रिलैक्स करें। तो 139 में CBDT को पावर दे दी है कि वो जो 139(9) की कंडीशंस हैं जिससे डिफेक्टिव रिटर्न होती है वो उसको रिलैक्स कर सकती है फॉर अ क्लास ऑफ SSC और सिंपल SSC। तो ये तो वेलकम अमेंडमेंट है, इससे थोड़ा सा जो CPC से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के चक्कर में दिक्कत थी वो शायद अब नहीं होगी। लास्टली 194P है तो ये TDS का सेक्शन, बस इसको हम रिटर्न के टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 194P ये एक्चुअली रिलीफ दिया गया है, रिलीफ तो नहीं कहूँगा मैं, आई कैन से इट अ पेपर रिलीफ। ये पेपर रिलीफ दिया गया है टू इंडिविजुअल्स हु आर रेजिडेंट इन इंडिया एंड हु आर एज ऑफ द एज ऑफ 75 ईयर्स और मोर। तो वो लोग, वो सीनियर सिटीजन्स जो 75 ईयर्स और मोर के हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और रेजिडेंट है इंडिया में, तो उनको कहा गया है कि अगर वो कुछ कंडीशन फुलफिल करते हैं तो उनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, ROI की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कि उनकी इनकम सिर्फ पेंशन से होनी चाहिए या फिर इंटरेस्ट होना चाहिए ओनली फ्रॉम द बैंक जिसमें आपकी पेंशन आ रही है, द बैंक इन विच पेंशन इज क्रेडिटेड। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि वो जो बैंक है जिसमें पेंशन आ रही है, जिससे आपको इंटरेस्ट है, वो भी आपका नोटिफाइड होना चाहिए, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तीसरा, दिस एन ऑप्शन, जो SSC है वो डिक्लेरेशन देगा बैंक को इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, डिक्लेरेशन टू द बैंक। तो अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो, मतलब आप 75 ईयर्स और मोर के हो, रेजिडेंट हो, आपके सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम है, वो इंटरेस्ट भी कहाँ से? सिर्फ उसी बैंक से जिसमें आपकी पेंशन आ रही है, प्लस वो बैंक नोटिफाइड है, तो आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हो उस बैंक को और इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। उसके बाद डिक्लेरेशन मिलते ही बैंक क्या करेगा? बैंक जो है आपकी पूरी इनकम कंप्यूट करेगा और उस पर TDS काटेगा एट रेट्स इन फोर्स, और आपको जो डिडक्शंस हैं चैप्टर 6A में या फिर 87A की रिबेट भी देगा, उसका पूरा TDS काट लेगा। अगर ये हो जाता है तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्लिगेशन बैंक पे रेज कर दिया कि बैंक को TDS काटना पड़ेगा, कैसी कोई डिक्लेरेशन आती है इन रेट्स इन फोर्स में, और उसको डिडक्शन का बेनिफिट भी देगा चैप्टर 6A का, और 87A रिबेट का बेनिफिट भी देगा, और उसके बाद TDS काट लेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपको उस इंडिविजुअल को, SSC को, जो 75 ईयर्स और मोर का है, रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। बट मैं क्यों का ये पेपर रिलीफ है? बिकॉज इन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसका एप्लीकेबिलिटी। ये वही लोग ले सकते हैं जिनकी सिर्फ पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है, वो भी उसी बैंक से जिसमें पेंशन आ रही है। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप सारा का सारा पैसा एक ही बैंक में रखो, जो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से आज की डेट में कोई नहीं करता बिकॉज ऑफ द बैंकिंग फ्रॉड्स। हम हर रोज आजकल अखबार में पढ़ रहे हैं कि जितने बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं। प्लस इन्होंने
और कोई पैसिव इनकम भी कवर नहीं की, जो मेरे विचार में करनी चाहिए थी। लाइक ऐसा नहीं होता कि सीनियर सिटीजन है तो उसकी और कोई इनकम ही नहीं होगी, उनकी कुछ पैसिव इनकम्स हो सकती हैं, जैसे रेंटल, डिविडेंड। अगर 1 रुपये की भी ऐसी कोई इनकम है ना आपकी, तो वो आप इस सेक्शन में आ नहीं पाओगे। तो ये बड़ा ही लिमिटेड सेक्शन है, जो उन्हीं को लगेगा जिसकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है ओनली फ्रॉम द बैंक, जिसमें पेंशन आ रही है। और कोई भी छोटी मोटी इनकम है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, आपको नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे, आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी अगर आप वो जब 131 में आते हो तो, वही अगर आपकी GTI 2.5 लाख से ऊपर है तो। अच्छा, ये सेक्शन जो है 194P TDS में डाला गया है, जो बैंक पे ऑब्लिगेशन रेज करता है कि आपको TDS काटना है अगर डेक्लेरेशन मिल जाती है उनको। ये ओवररूल करता है पूरे चैप्टर 17B को। 17B मतलब TDS वाला, मतलब अगर ये सेक्शन एक्टिवेट हो गया तो इसमें TDS कटेगा इवन इफ 192 जो पेंशन का या फिर 194A इंटरेस्ट का TDS था, तो भी इसको 194P में TDS कटेगा जब। तो ये स्टार्ट होता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द चैप्टर 17B। ये इसलिए लिखा गया बिकॉज अगर किसी और सेक्शन में TDS बन रहा है, जब भी इसी सेक्शन में TDS कटेगा अगर इस सेक्शन की कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। तो कंडीशन क्या है मेरी, ये किस पे लगेगा? सबसे पहले ये इंडिविजुअल पे लगेगा जो रेजिडेंट है इंडिया में उस साल और जिसकी एज 75 और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्लस कंडीशन क्या होनी चाहिए? 3 कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास। पहली कंडीशन क्या है कि उस इंडिविजुअल की सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए ओनली फ्रॉम द बैंक जिसमें पेंशन इज क्रेडिटेड। सेकेंडली, वो जो बैंक है वो भी नोटिफाइड होना चाहिए, ये नोटिफिकेशन आ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और तीसरी, वो डिक्लेरेशन फर्निश टू दैट बैंक इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो क्या होगा? तो बैंक TDS काटेगा, किस रेट पे काटेगा? एट द रेट इन फोर्स आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन चैप्टर 6A एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर ये सब हो जाता है तो इंडिविजुअल को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थी हमारी छोटी छोटी सी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। हम नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, वी विल हैप्पी टू रिसीव दैट। काइंडली शेयर, काइंडली पुट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।